हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन है 115, तीसरा ऑप्शन है 116 और चौथा ऑप्शन है 127। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है सी 116। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसे मानव पूंजी सूचकांक भी कहा जाता है, उसमें भारत का स्थान जो है वो 2020 में 116 रहा है। अब बात आती है कि भारत का स्कोर कितना रहा। तो भारत का जो स्कोर रहा 2020 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में वो 0.49 रहा और 2018 में भारत का स्कोर जो था वो 0.44 था और भारत की जो पोजीशन थी वो 115 थी और यहां पर जो भारत की पोजीशन रही वो 116 रही। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये 170 जो कंट्री हैं उनके बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अब एक बात यहां पर क्या आती है कि इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है या ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक जारी करता है। अच्छा, अब एक बात क्या आती है, वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास है। अब देखिए एक बात और बताएं कि जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की जो बात आई, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो पहला देश जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में, तो पहला देश रहा सिंगापुर। पहला देश रहा सिंगापुर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जो शीर्ष स्थान है या पहला स्थान है वो सिंगापुर का रहा। दूसरा स्थान जो है वो हांगकांग का रहा और तीसरा स्थान जो है वो जापान का रहा। अच्छा, सिंगापुर का स्कोर यहां पे कितना रहा? तो सिंगापुर का स्कोर जो है वो 0.88 रहा, हांगकांग का स्कोर 0.81 रहा और जापान का स्कोर जो है वो 0.80 रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किसने जापान के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए जुनिचिरो कोइजुमी, ऑप्शन बी शिंजो आबे, ऑप्शन सी योशिहिडे सुगा और ऑप्शन डी फुमिया किशिदा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा ने हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब एक क्वेश्चन यहां पे क्या उठता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है या उनसे पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब मैं आपको योशिहिडे सुगा के बारे में कुछ और जानकारियां दे दूं। योशिहिडे सुगा का जन्म जो है वो 6 दिसंबर 1948 को कहां हुआ था? जापान के अकितो राज्य में हुआ था। सुगो का जन्म जो है वो 6 दिसंबर 1948 को जापान के अकितो राज्य में हुआ था। वह वर्ष 1966 में जापान की संसद के लिए पहली बार चुने गए और वर्ष 2005 में वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के मंत्रिमंडल में उपमंत्री रहे। वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के मंत्रिमंडल में उपमंत्री रहे। और एक बात बता दें, वो अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे और उनकी मां जो है वो टीचर थी। एक बात आपको और बता दें कि 14 सितंबर 2020 को उन्हें जो है वो जापान की सत्तारूढ़
डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने जो है 534 मतों में से 377 मत जो है वो प्राप्त किए थे और उनके विपक्षी प्रत्याशियों को कुल 157 मत मिले थे। अब यहां पे कुछ और बातें आपको बता दूं, वो क्या है, जापान की कैपिटल क्या है। तो जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है, वो येन है। बैंकिंग परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न किसी भी देश की मुद्रा से संबंधित अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है। जापान की भाषा क्या है, तो जापान की भाषा जो है वो जापानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रुपए 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा हाल ही में की है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और इस आर्थिक पैकेज की घोषणा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा ने की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जैसा कि मेरे क्वेश्चन में ही आपको पता पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। वनडे एग्जाम्स में एक बात और बता दूं, अभी कुछ छात्र कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 तो स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे कहेंगे नहीं 29 तो स्टेट तेलंगाना बना था तो 28 स्टेट कैसे रह गई। जब 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना के रूप में गठन हुआ था तो आप 28 राज्य कैसे रह गए। तो मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों किसमें विभाजित किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। अब थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी और इस विधेयक में क्या प्रावधान किया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा। और आपको क्या बताएं, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 9 अगस्त 2019 को तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। ये दोनों प्रदेश कब अस्तित्व में आए हैं, कभी इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो किस तिथि से अस्तित्व में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया है। और क्या बात हुई, हमने आपको बता ही दिया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। अब जम्मू कश्मीर में क्या है, धारा 370 को भी समाप्त किया गया था। वो 7 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धारा 370 से संबंधित प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। अब इस तरह हमारा क्वेश्चन जो हमें जहां से शुरू हुए थे वो क्या पूरा हो जाता है कि हमने ये 28 राज्य कैसे रह गए, एक राज्य जम्मू कश्मीर वहां से हट गया और उधर जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो अब 8 रह गए, 28 और 8 राज्य। अब एक बात हम अपने क्वेश्चन पे ही फिर से आ जाते हैं कि ये जो 1350 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है इसमें ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 वर्ष के लिए राज्य की जनता के लिए पानी और बिजली के बिल जो है वो 50% कम कर दिए हैं। 1 वर्ष के लिए राज्य की दशा और दिशा सुधारने के लिए ये उपाय किए गए हैं। आपको एक बात और बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल बने थे केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो जेसी मुर्मू थे, जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मनोज सिन्हा का थोड़ा सा आपको परिचय दे दें। मनोज सिन्हा जो है वर्ष 2014 में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से संसद सदस्य चुने गए थे और वह पूर्व में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक व वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी पाकिस्तान।
तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हो सकते हैं। एक तो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ये बता दूं कि अमेरिका ने हाल ही में WHO से भी अलग होने की घोषणा कर दी है। WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इससे भी अलग होने की घोषणा कर दी है। और क्या क्या बात है कि और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अमेरिका में जो है वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तो अमेरिका में वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। और वो किस पार्टी के हैं? वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ने नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया है। और माइक पेंस को रिपब्लिकन पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बिडेन को राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतवंशी कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे क्या फ्रेम हो जाता है कि किस भारतवंशी महिला को पहली बार जो है वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कमला हैरिस को पहली बार जो किसी भारतवंशी को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पहली एशियाई जो है वो अमेरिकी महिला है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। वह पहली एशियाई अमेरिकी महिला जो कि उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी अमेरिका में बनी है। तो इसका उत्तर भी हमारा कमला हैरिस हो जाएगा। अब एक बात आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट अमेरिका से संबंधित हो सकते हैं। तो अमेरिका से संबंधित एक फैक्ट तो यही है कि अमेरिका की कैपिटल क्या है। तो अमेरिका की कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का ऑफिशियल नाम क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी जो है वो डॉलर है। और क्या बात है? अमेरिका की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वायुयान विधेयक 2020 में विमान की सुरक्षा खतरे में डालने वाले को कितना अर्थदंड देना होगा? पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 25 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 50 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है डी, 1 करोड़ रुपए। एक बात आपको बता दें, हाल ही में संसद से जो है वो वायुयान विधेयक 2020 पारित हो गया है। पहले ये राशि कितनी थी? पहले ये राशि 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर जो है वो 1 करोड़ किया गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ये जो विधेयक पेश किया जाता है संसद में, ये संबंधित मंत्री ही पेश करते हैं। तो वायुयान संबंधी जो है वो केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी है। कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार उनके पास, वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री हैं और उन्होंने ही ये विधेयक संसद में पेश किया था। अब एक बात और आती है कि हरदीप सिंह पुरी जो है, अब अधिकांशतः परीक्षाओं में केंद्रीय मंत्रियों का वो भी पूछ लिया जाता है कि वो किस सदन के सदस्य हैं। तो आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो राज्यसभा सदस्य हैं। और किस राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं? तो वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। एक बात और बता दें कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो वर्ष 1974 के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस देश ने नेपाल को 2 आधुनिक ट्रेन सौंपी हैं जो दिसंबर के मध्य से जयनगर और कुर्था के मध्य चलेगी? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है भारत। भारत ने नेपाल को 2 आधुनिक ट्रेन सौंपी हैं जो दिसंबर के मध्य से जयनगर और कुर्था के मध्य चलेगी। अब एक बात क्या आती है कि जयनगर कहाँ है और कुर्था कहाँ है? तो जयनगर जो है वो बिहार के मधुबनी जिले में टाउन है। जयनगर टाउन जो है वो बिहार के मधुबनी जिले में है। बिहार के मधुबनी जिले में ये टाउन स्थित है। और
कुर्था जो है ये नेपाल के धानुषी जिले में है। कुर्था जो है वो नेपाल के धानुषी जिले में है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये ट्रेन जो है ये भारत और नेपाल के मध्य में चलेगी। यहां पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं कि यह नेपाल की पहली ब्रॉडगेज रेल सेवा है। यह नेपाल की पहली बड़ी लाइन की रेल सेवा है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और क्या फ्रेम होता है कि इस ट्रेन का निर्माण किसने किया है? तो इस ट्रेन का निर्माण एकीकृत रेल डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा किया गया है। और यह ट्रेन कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी? तो यह ट्रेन जो है वो 35 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको और बता दूं। एक बात तो आपको ये बता दें, हाल ही में भारत और नेपाल के संबंध भी खराब हो गए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि नवंबर 2019 में भारत सरकार ने देश का एक नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया ध्रुव को भारतीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया था। किंतु मई 2020 में नेपाल की सरकार ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआ ध्रुव को नेपाली क्षेत्र का हिस्सा बताया था। अब आपको एक बात और बता दें कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया है। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है। और नेपाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो नेपाल में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में कृषि विधेयक के विरोध में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यह विधेयक, कृषि विधेयक जो है वो लोकसभा में जिस दिन पेश किया गया था उसी दिन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या होता है कि हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा मंत्रालय था? वो किस मंत्रालय की प्रभारी थी? तो वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, जिसे अंग्रेजी में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कहा जाता है। वह वर्ष 2014 से ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। अब एक बात क्या आती है, क्या उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है? तो उनके त्यागपत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। अब बात क्या आती है कि उनका प्रभार या उनके स्थान पर किसे नया केंद्रीय मंत्री बनाया गया है? तो उनके स्थान पर किसी नए को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है उनके विभाग का, लेकिन उनके विभाग का जो दायित्व है वो नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है, जिनके पास पहले से ही जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भी है, और उन्हें ही जो है वो खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। उन्हें ही खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से सांसद है। यहां पे आपको कुछ और तथ्य जो है वो हरसिमरत कौर बादल के बारे में बता दें। वह वर्ष 2014 से लगातार दूसरी बार पंजाब की भटिंडा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। उनका किस दल से संबंध है? प्रश्न इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, वह लोकसभा की किस सीट से सांसद है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? भटिंडा। दूसरी तरह से उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो उनका संबंध जो है वो शिरोमणि अकाली दल से है। और आपको ये बता दें कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो वर्तमान एनडीए सरकार में सहयोगी दल है। और क्या क्या यहाँ पे और रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हरसिमरत कौर बादल जो है वो उनकी धर्मपत्नी है। तो इससे रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
निम्न में से किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी राजेश खुल्लर और ऑप्शन डी नृपेंद्र मिश्रा। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है राजेश खुल्लर। हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 1988 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी राजनीति। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल से। उनका संबंध जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से था। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बता दें कि वह बिहार की बिशली लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए थे और वह बिहार विधानसभा के 5 बार सदस्य और विधान परिषद के 1 बार सदस्य रहे थे। उन्होंने बेलसंड विधानसभा सीट से लगातार 13 वर्ष जो है बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था। और एक बात और इंपॉर्टेंट आपको क्या बता दूं कि वह बिहार विधानसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे थे और बिहार विधान परिषद के वो सभापति रहे थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे 96-97 में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री रहे, 97-98 में केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री रहे और वर्ष 2004 में उन्हें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मनरेगा को एक नई पहचान दी। मनरेगा माने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को एक नई पहचान दी, जिसके कारण वो मनरेगा मैन के नाम से भी मशहूर हुई। अब प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि मनरेगा मैन के नाम से प्रसिद्ध किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? रघुवंश प्रसाद सिंह। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि उन्होंने अपने निधन से 3 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को अपने निधन से 3 दिन पहले छोड़ दिया था। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 10th पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर और ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो ऑप्शन जो है विकल्प जो है वो ए हमारा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 17 सितंबर 2020 को पूरे देश में मनाया गया और इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में भी मनाया गया। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट क्या बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार 2 बार से वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं या वह वाराणसी लोकसभा सीट से 2 बार चुने गए हैं। और एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बात क्या बता दूं कि हाल ही में बनारस के महुआ ढीर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या बताया आपको? वाराणसी के महुआ ढीर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।